जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक चल रहा था लूसेंट ऑप्शनल और लूसेंट से, तो बाद में एक्सप्लेन होगा। किरण बुक में भारत का संविधान एक नज़र में थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें अनुच्छेद और भाग के बारे में बताएंगे हम। तो देखते हैं भारत का संविधान एक नज़र में। तो इसमें हम 5 भाग तक आज बताएंगे और नेक्स्ट भाग अगले उसमें होंगे 5 भाग तक, 4 भाग तक, 5 नहीं 4 भाग तक इसमें आज बताया जाएगा। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों के बारे में। अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण के बारे में, कैसे निर्माण होगा, कैसे नए राज्यों का प्रवेश होगा। अनुच्छेद 2 का जो है ये निरसित है, मतलब समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, मतलब अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में अगर परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के ही अंतर्गत किया जाएगा। और अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 से अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ये इसमें अनुच्छेद 4 में उनका डिटेल बताया गया है। मतलब पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन किए जाएंगे अनुच्छेद 4 में, तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसमें दी गई हैं। तो ये तो भाग 1 था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिक के बारे में बताया गया, सिटीजनशिप, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें है भाग 2 में। अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, मतलब पाकिस्तान से जो भारत आए उनके कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि पाकिस्तान से नहीं, जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में बताया गया है। 6 में बताया गया जो पाकिस्तान से आए भारत में उनके लिए, और 7 में बताया गया है जो पाकिस्तान को भारत से गए। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार कैसे मिलेगा, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार कैसे मिलेगा, ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। 10वें अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 11 में बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन किया जाना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये अनुच्छेद 11, मतलब संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार कैसे समाप्त किया जाएगा, ये अनुच्छेद 11 में बताया गया। तो ये तो भाग 2 हुआ नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 मूल अधिकार और अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। राज्य शब्द जो है इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब कैसे कम किए जाएं, असंगत कैसे किए जाएं मूल अधिकार, ये अनुच्छेद 13 में बताया गया। तो 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब आ जाता है पहला अधिकार, समता का अधिकार।
ये समता का अधिकार 14 से 18 तक है। समता का अधिकार 14 से 18 तक है। समता के अधिकार 14 से 18 में 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये 14 से 18 तक था समता का अधिकार। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक था स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 में बताया गया है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, इन विषयों की अधिकार है। अनुच्छेद 20 में बताया गया अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का में अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, जबकि अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। तो ये तो स्वतंत्रता का अधिकार था अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 में बताया गया मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध। और 24 में अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। कारखानों में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 24 के द्वारा। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। 14 से 18 तक समता, 19 से 22 तक स्वतंत्रता और 23-24 में शोषण और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कोई विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर कर कोई बांध रहा है तो उसकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अनुच्छेद 28 में बताया गया, या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 था। तो इसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 हैं। तो अनुच्छेद 29 में इस अधिकार में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। और 30 में बताया गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 में बताया गया है। 29 में बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। 30 में बताया गया शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगला है कुछ विधियों की वैवृत्ति,
अगली हेडिंग है कुछ विधियों की विवृत्ति। जैसे अनुच्छेद 31 निरसित हो गया है, अनुच्छेद 31 का में बताया गया है, अनुच्छेद 31 तो निरसित हो गया है, लेकिन अनुच्छेद 31 का में बताया गया है संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की विवृत्ति। अनुच्छेद 31 खा में बताया गया है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 खा में बताया गया है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 31 गा में बताया गया है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्युत्पत्ति, और 31 घा भी निरसित कर दिया गया है। तो ये तो अनुच्छेद 31 निरसित हुआ। का में बताया गया संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की विवृत्ति। अनुच्छेद 31 खा में बताया कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, और 31 गा में बताया गया कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विवृत्ति, और 31 घा जो है निरसित है। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 से 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, परिवर्तित कराने की, अनुच्छेद 32 बताता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। और अनुच्छेद 32 का जो है ये निरसित है। अनुच्छेद 32 का जो है निरसित है। अनुच्छेद 33 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों यानी भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको बलों आदि को लागू होने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति। मतलब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है, बलपूर्वक लागू करा सकती है संसद। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होगा। मतलब कोई सेना का अगर कोई कानून किसी क्षेत्र में चल रहा है तो इस भाग में जो अधिकार दिए गए हैं ये सब निर्बंधित हो जाएंगे, मतलब तब ये अधिकार नहीं रहेंगे। ये अनुच्छेद 34 में बताया गया है। अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाए गए। तो ये तो तीसरा भाग था अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अब चौथा जो भाग है, भाग नंबर चौथा, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं 36 से 51 तक। देखते हैं 36 में बताया गया है, परिभाषा दी गई है राज्य के नीति निदेशक तत्वों की 36 में। 37 अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होंगे। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व बताए गए। अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 का में बताया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता करेगा। अनुच्छेद 39 का जो है हम लोगों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का बात करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये आ चुका है, काम और लोक सहायता पाने का, शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 41 के द्वारा। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुत कहता का उपबंध। अनुच्छेद 42 जो है ये कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 में बताया गया है। अनुच्छेद 43 का में बताया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में
कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ये अनुच्छेद 43 का में बताया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होगा। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होगा। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होगा। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और अनुच्छेद 47 में बताया गया पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि दरिया उसी के द्वारा मिलती है। अनुच्छेद 47 के द्वारा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन किसके द्वारा? अनुच्छेद 48 के द्वारा। अनुच्छेद 48 का के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अनुच्छेद 48 का में बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण राज्य करेगा, उनका संवर्धन करेगा और वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये अनुच्छेद 48 का में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। मतलब स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण जो है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ये अनुच्छेद 49 के अंतर्गत किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 जो है ये कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बताया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में बताई गई है। तो ये तो भाग 4 था। अब भाग 4 का देखते हैं, जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का जिसे कहते हैं, या भाग 4 का कह लो या अनुच्छेद 51 का कह लो। अनुच्छेद 51 का में बताया गया है, कुछ कर्तव्य बताए गए, जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा जो है कर्तव्य भारतीय नागरिकों का, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य बताया गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा है कर्तव्य देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। भारत के सभी लोगों में, पांचवा कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं।
एफ यानी 6वां जो है कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें, ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। 7 हमें अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 7 में अनुच्छेद कह रहे हैं, कर्तव्य 7 हमें दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये अनुच्छेद 51 का में 7वां कर्तव्य बताया गया है नागरिक का। जबकि नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में अनुच्छेद 48 का में बताया गया था। वही इसमें बताया गया है कि भारत के सभी लोगों में बताया गया है। 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य बताया गया है, 10वां कर्तव्य बताया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 10वां कहता है कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां और अंतिम कर्तव्य बताया गया है कि जो माता पिता अथवा संरक्षक हों वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। जो माता पिता कर्तव्य 11वें में 51 का में कहा गया है भाग 4 में कि जो माता पिता अथवा संरक्षक हो